बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे FBM मॉडल यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसे हम फुलफिलमेंट बाय सेलर भी कहते हैं। इसके हवाले से कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी मैं दूर करना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि FBM मॉडल बेसिकली वर्क कैसे करता है, किस तरह से सारे ऑर्डर प्रोसेस होते हैं और किस तरह से आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त दो तरह के मॉडल हैं दराज पर, FBM मॉडल और FBD मॉडल यानी फुलफिलमेंट बाय दराज। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ऑटोमेशन सिर्फ FBD में हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FBD हो या FBM हो, दोनों ही बिजनेस मॉडल में आप ऑटोमेशन ला सकते हैं और दोनों ही बिजनेस मॉडल समटाइम मैनुअल भी आपको हैंडल करना पड़ सकता है। एक्चुअली हर बिजनेस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं, लेकिन इस वक्त मिसकॉन्सेप्शन ये है कि FBD मॉडल एक तरह का ऑटोमेशन मॉडल है जिसमें सारा प्रोसेस दराज हैंडल करता है और आपको सिर्फ फ्रंट एंड देखना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FBD मॉडल में भी आपको काफ़ी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती है और FBM मॉडल के मुतालिक ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सारा कुछ आपको मैनुअली देखना पड़ता है। ये भी एक गलत मिथ है। FBD मॉडल हो या FBM मॉडल हो, दोनों में ही ऑटोमेशन पूरी तरह लाया जा सकता है। बेसिकली हम जो काम करते हैं, हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो दोनों ही मॉडल पर बेस करता है। हम FBM मॉडल पे भी काम करते हैं और हम FBD मॉडल पे भी काम करते हैं। हमारा दोनों ही मॉडल जो है वो बिल्कुल ही ऑटोमेटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं आज से 7 से 8 महीना पहले, यानी कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसके बाद से मैं ऑफिस कभी भी काम करने के लिए नहीं गया। मैं जाता हूँ तो मीटिंग के सिलसिले में चला गया, डिसीजन मेकिंग के लिए चला गया या विजिट करने चला गया। इसके अलावा मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं होता। यानी कि आप इससे आइडिया कर सकते हैं कि हम दोनों बिजनेस मॉडल में रहते हुए भी हम किस तरह से ऑटोमेटेड बिजनेस चला रहे हैं। आज से 3 साल पहले हमने ये बिज़नेस शुरू किया था और लिटरली उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था दराज से मुतल्लिक क्या चीज़ है वगैरह वगैरह, और उसके बाद हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ तक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि FBM मॉडल FBD मॉडल से अच्छा है तो मैं आपके साथ एग्री करूँगा। अगर आप कहते हैं कि FBD मॉडल FBM मॉडल से अच्छा है तो भी मैं आपके साथ एग्री करूँगा। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि सिर्फ FBM मॉडल अच्छा है तो मैं आपके साथ एग्री नहीं कर सकता, या आप कहेंगे कि FBD मॉडल ही सिर्फ अच्छा है, दूसरा मॉडल बेकार है, तो भी मैं आपके साथ एग्री नहीं कर सकता। यानी कि आपको करना ये होता है कि आपका जो भी बिज़नेस है आप उसके प्रोसेस पहले नोट करें कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं उसको नोट कर लें। उसके बाद उस प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट करें कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये सेट होने के बाद उसकी टाइम ड्यूरेशन को नापें कि कितने ड्यूरेशन में कौन सा काम हैंडल होगा। अब जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो एक तरह का फ्रेमवर्क, यानी कि एक बिज़नेस मॉडल का एक फ्रेमवर्क बन के आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उसमें से किसी भी बंदे को लाकर उस पर एडजस्ट करके आप उसे कहीं समझा देंगे कि ये चीज़ पहले, ये चीज़ बाद में, ये चीज़ उसके बाद, ये चीज़ उसके बाद, और टाइम आप उसको दे देंगे कि भाई इतने घंटे ये, इतने मिनट ये, उतने घंटे ये। तो इस तरह से वो एक पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल जो है आपकी हेल्प करेगा कि आप अपने पूरे बिजनेस मॉडल को ऑटोमेट कर सकें। जहाँ FBD मॉडल के बहुत से फ़वायद हैं वहाँ बहुत से नुकसानात भी हैं। रिसेंटली 12/12 से पहले बगैर किसी बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने FBD मॉडल की जो IO क्रिएशन, IO अप्रूवल वाला मामला था, फ्रीज़ कर दिया था। तो जो लोग FBD मॉडल पे टोटली बेस करते थे और जिन्हें नहीं पता था इस बारे में, तो उनमें से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा धचका भी लगा था। इसी तरह FBM मॉडल में जहाँ बहुत से फ़वायद हैं वहाँ बहुत से ख़राबियाँ भी हैं। पार्सल मिसिंग के मामला जो हैं वो भी आपके सामने ही हैं, लेकिन हर चीज़ हैंडलेबल है। तो कुल मिला के बात यह है कि हर बिज़नेस मॉडल की अपने अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन मौजूद ना हो। बस आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन तलाश करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। अब यहाँ से आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि FBM मॉडल हो या FBD मॉडल हो, दोनों ही अपने अपने प्रॉब्लम्स रखते हैं और उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं FBM मॉडल के बारे में। FBM मॉडल में सिंपली होता यह है कि आपके पास जब ऑर्डर आ जाता है तो वो इस तरह से पेंडिंग में शो हो रहा होता है। अब आपको यहाँ पे चाहिए ये कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आपको जो अहम चीज़ें हैं वो प्रिंट करनी होती हैं। उनमें 2 ही अहम चीज़ होती है असल में, इनवॉइस और शिपिंग लेबल। अगर आप चाहें तो स्टॉक चेकलिस्ट भी निकाल सकते हैं। समटाइम ये हेल्पफुल होता है, समटाइम आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम इनवॉइस में ही देखकर अपने आइटम्स निकाल लेते हैं और उसके ज़रिए पैकिंग कर लेते हैं। अब आपको करना यह है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि 100 ऑर्डर्स तक आप एक दफ़ा में प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि 100 ऑर्डर्स का प्रिंट आप एक बार में निकाल सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल के इसलिए इस तमाम ऑर्डर्स के नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे लिए ये एक मार्क होता है प्रिंटेड का, यानी कि जब इस पर क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब ये ऑर्डर प्रिंट नहीं हुआ है, और टिक हो जाने के बाद हमारे पास ये होता है कि ये प्रिंट निकल चुका है, इसका मतलब ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। तो हम इस चीज़ से भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं क्योंकि आए दिन सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। जैसे अगर मैं आपको RTS के ऑर्डर में दिखाऊँ तो ये एक ऑर्डर है जो कि शिप हुए 2 दिन
हो चुका है, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो आमतौर पे 24 घंटे के अंदर शिप हो जाते हैं। लेकिन ये ऑर्डर किसी ना किसी सिस्टम फेलियर की वजह से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटेड शो होने की वजह से हमें ये पता है कि ये प्रोसेस हो चुका है, और इसके एविडेंस के लिए हम फिर कोई ना कोई हल निकाल के प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी बिना पर हमें ये शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी एक बात ये ध्यान में रखने की है कि अगर कभी आपके पास सिस्टम फेलियर की वजह से ऐसा कोई मसला हो तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बआसानी लाइव चैट के थ्रू रब्ता करके उन्हें किसी भी तरह का एविडेंस प्रोवाइड करके अपना ये पार्सल आरटीएस से शिप की तरफ ले जा सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रिंटेड ऑर्डर का ही प्रिंट निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम प्रिंट निकालते हैं। अब सपोज़ करें कि ये सारे ऑर्डर्स हैं और इनका भी आपने प्रिंट नहीं निकाला है। ये सपोज़ कर लें कि ये क्रॉस है, ये अनप्रिंटेड है। आपने यहाँ से इसको 100 सेलेक्ट कर लिया, जितने भी आपके पास ऑर्डर्स थे। अभी जैसे यहाँ पे 72 ऑर्डर्स हैं, तो मैं अगर 100 सेलेक्ट करूँ तो ये 100 मतलब 72 ऑर्डर्स के सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। यहाँ पे अगर आप मार्क ऑल करें और इस पे प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्टेड आइटम करें तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास स्टॉक चेकलिस्ट, उसके बाद आपके पास आ जाता है कैरियर मैनिफेस्ट, जिसको रिसीविंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर आप दराज के हब पे पार्सल शिप करवा रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लियोपर्ड या टीसीएस कोरियर सर्विस यूज़ करके पार्सल शिप करवाते हैं तो मुमकिन है वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ती हो। हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो पार्सल है वो दराज के हब पे शिप होता है। कैरियर मैनिफेस्ट के बाद है आपके पास शिपिंग लेवल आ जाता है, और इसी तरह उसके बाद इनवॉइसेस आ रही होती हैं, फिर शिपिंग लेवल, फिर इनवॉइसेस, फिर शिपिंग लेवल, फिर इनवॉइसेस। तो अब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप Ctrl+P दबाएं तो आपके सामने ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा जो शिपिंग लेवल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो मेरा जो शिपिंग लेवल है वो पेज नंबर 5 से शुरू हो रहा है। इस पर आप कस्टम सेलेक्ट करें, 5 लिखें और इसके बाद हाइफन डाल दें। यानी कि अब होगा ये कि 5 के बाद से ये सारे पेजेस काउंट करेगा आखिर तक। इन सब का प्रिंट आपने निकाल लेना है। अगर आपके पास प्रिंटेड ड्यूप्लेक्स सपोर्टेड है, यानी कि फ्रंट और बैक पे प्रिंट निकल सकता है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप एक ही पेपर पे दोनों तरफ प्रिंट निकाल के इनवॉइस देख के पार्सल डाल के उसके बाद शिपिंग लेवल को उसके ऊपर चिस्पा कर देते हैं पार्सल के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास ड्यूप्लेक्स प्रिंटेड नहीं है और आप सिंगल प्रिंट निकालते हैं तो भी जब ये प्रिंट निकलेगा तो सीक्वेंस में निकलेगा, इसलिए भी आपके लिए मसला नहीं है कि आप बहुत सारे पार्सल एक दफ़ा निकाल के उसको अरेंज कर लें। और जिस पार्सल की जो इनवॉइस है वो उसके फ्लायर में डाल दें, और जो शिपिंग लेवल है वो उसके फ्लायर के ऊपर या बॉक्स जिस पे भी आप पैक करते हैं उसके ऊपर लगा दें। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट के पे क्लिक करना है। मेरे पास अभी प्रिंटर अटैच नहीं है तो मैं इसको प्रिंट टू PDF कर देता हूँ। तो ये प्रिंट करने के बाद ये पार्सल आप किसी भी नाम से या डेट डाल दें ताकि इससे ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आज जो डेट है हमारे पास वो है 25 दिसंबर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय को भेज दूंगा तो वो आराम से प्रिंट निकाल सकता है। तो इस तरह से आप इसके प्रिंट निकाल लेते हैं। इसके बाद आ जाती है बारी पैकिंग की। पैकिंग में अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास एक इनवॉइस होती है, दूसरा जो प्रिंट होता है वो आपके पास शिपिंग लेवल का होता है। आपने शिपिंग लेवल को इस तरह से फोल्ड करके फ्लायर में मौजूद जो बैग होता है उस हिस्से में आपने इसे डाल देना होता है फ्लायर को। इसके बाद आप इसमें पार्सल को अच्छी तरह पैक करके आप फ्लायर के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इनवॉइस को भी फ्लायर के अंदर या बॉक्स के अंदर डाल देना होता है। इनवॉइस के प्रिंट को आपको बाहर नहीं लगाना होता, आपने बाहर जो है सिर्फ और सिर्फ शिपिंग लेवल चिस्पा करना होता है। और आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि आप जिस फ्लायर बैग में पैक कर रहे हैं वो दराज का ही हो। दराज उसके अलावा फ्लायर बैग आपका अलाउ नहीं करता, ना ही प्लेन ना ही कोई और ब्रांड का। तो आपके लिए लाजमी है कि आप दराज का ही फ्लायर या पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करें। और अगर आपका पैकेज कुछ बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, जिसके लिए पैकेजिंग मटेरियल जो है दराज का काफ़ी नहीं है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वो ब्राउन गत्ते में पैक करके उस पर प्लास्टिक लपेट के और उसके ऊपर जो है आप शिपिंग लेवल चिस्पा करके दे सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पार्सल पैक हो गया। इसके बाद हम जाते हैं इन पार्सल्स को लेके दराज के हब पे या जिस भी आप कोरियर कंपनी की सर्विस हासिल करना चाहें, जो भी आपसे नियरेस्ट हो, वहाँ आप जाके ये पार्सल ड्रॉप करते हैं। वो आपको, अगर दराज का हब है तो दराज के हब पे आपको कुछ भी नहीं मिलता फ़िलहाल, वो आपको एक ईमेल भेज देते हैं कि आपने ये पार्सल ड्रॉप किया है, वो रिसीविंग होती है एक तरह की। और अगर आप यही चीज़ लियोपर्ड या TCS के थ्रू कर रहे होते हैं, आपको चाहिए कि कोई ना कोई रिसिप्ट उनसे लाजमी ले लें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो ये पूरा प्रोसेस है FBM मॉडल का, जिसमें आप बआसानी अपना बिज़नेस कम से कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। और FVD मॉडल के लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि FVD मॉडल में आपने 5-10 प्रोडक्ट ख़रीदा और भेज दिया। तो ये भी एक लोगों की मिथ बनी है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम कम से कम कितना पार्सल भेज सकते हैं। तो याद रखें, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि हम कम से कम कितना पार्सल भेज सकते हैं, फिर FVD मॉडल आपके लिए नहीं है। FVD मॉडल करने वाला जो कामयाब शख्स हो सकता है, उसको सवाल कुछ इस तरह से करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना
स्टॉक भेज सकते हैं। तो ये फ़र्क है। अगर आप कम से कम भेजने के चक्कर में हैं तो फिर FVD मॉडल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत में आप FVM मॉडल का इस्तेमाल करें और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने प्रोसेस को चंक्स में डिवाइड करें, उसका एक फ्रेमवर्क बनाएं और उसको भी ऑटोमेट करने की कोशिश करें। तो FVM मॉडल भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।